आज स्टूडेंट्स हम अपनी 5th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अब तक की क्लासों में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टडी कर लिया था और उसके क्वेश्चंस है आपने मेरे ख्याल से कर भी लिए होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे भेज सकता है। अब इस चैप्टर का एक कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर से इफेक्टेड होती है, यानी सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम जानें। तो आपने अभी जैसे जब हमने 9 तरह के विलियन बनाए थे तो उनमें कुछ विलियन आपने पढ़े थे ठोस का द्रव में विलियन। एक ये विलियन आपके 9 कैटेगरी में से एक है। इसी तरह एक विलियन था गैस का द्रव में विलियन। और इसी तरह एक था आपके द्रव का द्रव में विलियन। तो ये 3 विलियनों को हम अब आगे कंप्लीट करने को 1 बाय 1 एक को हम चुन के लेंगे। तो पहला सॉल्यूशन हम उठा रहे हैं ठोस का द्रव में विलियन, यानी इसमें आपको समझ में आ गया होगा। मैं इन दोनों को अब क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हमको स्टडी करना है ठोस का द्रव में विलियन। तो ठोस का द्रव में विलियन को हम रेफर करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, यानी इसमें ठोस घुलेगा। आप एक द्रव होगा एक पात्र में, इसमें ये द्रव होगा और इसमें ऊपर से हम किसको सॉलिड सॉल्यूशन को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता को समझने के लिए, विलेयता एक तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, हर एक ठोस हर एक विलायक में विलय नहीं होता है। जैसे आप देखोगे नमक को आप अगर पानी में घोलोगे तो विलय हो जाएगा। नमक पानी में विलय हो जाता है, NaCl डिजॉल्व इन द वाटर। बट यही नमक अगर नेफ्थलीन या एंथ्रेसीन या बेंजीन में डिजॉल्व करोगे तो ये विलय नहीं होगा। यानी नमक किस में विलय हो गया था? वाटर में विलय हो गया था, लेकिन नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन और बेंजीन में विलय नहीं हुआ था। इसी तरह से नेफ्थलीन को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये विलय नहीं होगा वाटर के अंदर, लेकिन इसको हम CCl4 CH2 इनमें विलय करें तो ये आसानी से विलय हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक विलायक में विलय नहीं होता है। इसके लिए हम सीधी सी लाइन ये जानते हैं कि प्रकृति पर भी डिपेंड, यानी ठोस की विलेयता विलायक और विलय दोनों की प्रकृति पर निर्भर करती है। और इसके लिए एक फेमस लाइन है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी समान समान में घुलता। यानी जैसा ध्रुवीय विलायक है तो वो ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुलेगा। जैसे NaCl क्या था? ध्रुवीय था। HCl क्या था? ध्रुवीय था। NH3 क्या था? ध्रुवीय था। और H2O विलायक लें तो ये H2O में आसानी से विलय हो जाएंगे। बट
अध्रुवीय विलायक जैसे हम पेट्रोल लें, जैसे हम बेंजीन लें, ये ध्रुवीय विलायक में विलय नहीं होंगे। अब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पे हम आते हैं। देखो, एक निश्चित अमाउंट की, फिक्स अमाउंट ही वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है। इसका कोई भी सॉलिड है उसका एक फिक्स अमाउंट, निश्चित मात्रा ही जल के अंदर या वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। जो मात्रा डिजॉल्व होती है उसे ही हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन आ गई है, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई ठोस, जो कि विलेय है, ठोस विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो कि विलयन को संतृप्त बनाती है, विलेयता कहलाती है। ये डेफिनेशन हो गई विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई ठोस पदार्थ की वह मात्रा जो कि संतृप्त, विलयन को संतृप्त बनाती है, विलेयता कहलाती है। अब यहाँ आता है मात्रा। अगर विलेय की मात्रा हम ग्राम में लें और विलायक को 1 लीटर ले लें तो विलेयता को डिनोट किया जाता है ग्राम प्रति लीटर। यानी विलेयता पदार्थों की लिखी भी होती है, जैसे नमक कितना जल में घुलता है तो लिखी होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। कोई भी मेडिसिन है उसकी सॉल्युबिलिटी भी लिखी होती है ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर। तो विलेयता को हम, एक लाइन और हो गई इंपॉर्टेंट, विलेयता को मोल प्रति लीटर अथवा ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। विलेयता को या तो मोल प्रति लीटर में बताते हैं या फिर हम ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। और आप कोई भी कंटेंट, कोई भी रैपल उठाओगे तो उसका कंटेंट देखोगे, दवाई देखोगे तो उसके पीछे उसकी सॉल्युबिलिटी जरूर लिखी होगी कि भाई ये पदार्थ इतना, इतने में घुलता है, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है। आजकल जो भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है उनकी सॉल्युबिलिटी उसके पीछे लिखी होती है। अब एक बात और ध्यान रहे कि सॉल्युबिलिटी विलायक पर तो डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर भी, टेम्परेचर के ऊपर भी। तो यहाँ इसको डिफाइन करने में निश्चित टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो हम वो अलग से पढ़ने वाले हैं कि भाई ठोस पदार्थ की विलेयता किस पर डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, तो उसको हम ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्टेंट हेडिंग, ठोस पदार्थ की विलेयता को
प्रभावित करने वाले कारक, ठोस पदार्थ की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन किन कारकों से ठोस पदार्थों की विलेयता प्रभावित होती है, ये हम स्टडी करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम लिखते हैं ठोस पदार्थ की विलेयता किन किन कारकों से प्रभावित होती है। तो सबसे पहला जो कारक है वो है टेम्परेचर, ताप। पहला कारक इसका हम उठा रहे हैं तापक्रम। या विलेयता पर ताप का प्रभाव, इसे स्टडी करते हैं। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है। तो हम जानते हैं कि कुछ ठोस होते हैं, जैसे हमने ले लिया लिक्विड और इसके अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं किसको, सॉलिड। ओके, टेम्परेचर का इफेक्ट हमको स्टडी करना है। तो कुछ ठोस ऐसे हैं कि जैसे मैं ले लेता हूँ NaCl, नमक या शुगर, शर्करा, ये मैंने सॉलिड पदार्थ ले लिए। जब मैं इनको इसके अंदर डिजोल्व करूँगा तो आपने महसूस किया होगा कि जब भी ग्लूकोज, शर्करा, नमक, इनको एक ग्लास के अंदर आप घोलिए, दूसरे ग्लास के अंदर आप बिल्कुल कुछ मत घोलिए, तो और उनको थोड़ी देर बाद घोलने के बाद रख दीजिए। अब आप दोनों को एक बार वापस टच कीजिए तो आप देखेंगे जिसमें शक्कर या ठोस घुला हुआ था वो आपको कूलिंग इफेक्ट यानी ठंडा महसूस होगा। सोचो जरा क्यों हुआ वो ठंडा महसूस, यानी एक गिलास के अंदर हमने शक्कर घोली और एक गिलास के अंदर हमने कुछ नहीं घोला, केवल इसमें जल ही है, जल इसमें भी था। इसके अंदर हमने शक्कर घोली लेकिन इसके अंदर हमने शक्कर नहीं घोली, और ये हमको टच करने के बाद कैसा दिखा, ठंडा महसूस हुआ, लेकिन ये हमको ठंडा महसूस नहीं हुआ, एज इट इज जैसा था वैसा ही रहा। तो ये ठंडा महसूस क्यों हुआ, क्योंकि इसका रीजन है कि जब शुगर घोली थी तो उसने अपने घुलने के लिए ऊष्मा शोषी प्रक्रम में ऊष्मा चाहिए इसको, यानी सॉलिड को या ठोस को जब आपने द्रव के अंदर घोला तो इससे हमको विलयन मिला और इसके दौरान हमको कुछ हीट ऊष्मा भी लगी, इसलिए और वो ऊष्मा कहाँ से मिली, वो ऊष्मा गिलास से मिली। गिलास की जो भी वस्तु ग्लास है उस गिलास की ऊष्मा किसमें चली गई, शुगर को घुलने के लिए चली गई। ठीक है, तो ठोस जब द्रव में घुला और कुछ हीट को एब्जॉर्ब किया उसने तो बन गया हमारे क्या, विलयन। तो ये कैसा प्रक्रम रहा, ये प्रक्रम हो गया आपके ऊष्मा शोषी। और ध्यान रहे आपने पढ़ा होगा ला-साते-लिए नियम कहता है, जो 11वीं क्लास के साम्य अवस्था वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ऊष्मा ला-साते-लिए नियम के अनुसार ऊष्मा शोषी प्रक्रम ताप में वृद्धि करने से अग्र दिशा की ओर विस्थापित होते हैं, यानी आगे की ओर चलते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ठोस अधिक द्रव में घुलकर विलयन में जाएगा। तो ताप बढ़ाने से ऐसे ठोस लाइक नमक, शुगर, इनकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किस नियम के अनुसार, ला-साते-लिए नियम के अनुसार।
तो यही चीज़ हमको लिखनी है। तो लिखें कैसे? तो आपको कोई पूछे कि ठोस पदार्थों की विलेयता ताप से किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो आप उसमें लिखेंगे कि ठोस पदार्थों की विलेयता ताप से प्रभावित होती है और किस नियम के अनुसार होती है? लासातेलिये नियम के अनुसार। तो ताप के प्रभाव में लिखते हैं अधिकांश ठोस पदार्थों की विलेयता ताप क्रम में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो ये तो आपने रिजल्ट लिख लिया। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, तो आपसे पूछे ठोसों की विलेयता ताप से, पहला ऑप्शन बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन घटती है, अपरिवर्तित रहती है, तो आप क्या लिखेंगे? वृद्धि होती है, लेकिन मुख्य ठोस है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ला से के लिए नियम के अनुसार ठोस पदार्थों की विलेयता ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। लासातेलिये नियम के अनुसार ठोस पदार्थों की विलेयता एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। अतः ताप क्रम में वृद्धि से निम्न साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा, जिससे अधिक ठोस विलयन में घुलेगा, द्रव में घुलेगा, द्रव में घुलेगा। और वो निम्न साम्य कौन सा है? वो आप ये लिख सकते हैं, ठोस प्लस द्रव प्लस ऊष्मा, और बन क्या रहा है इससे? ये आगे चलेगा, पीछे कम चलेगा, और बन क्या रहा है इससे? विलयन। ओके, तो ये जब साम्य अगर दिशा में विस्थापित होगा तो विलयन में ज़्यादा जाएगा ठोस, तो सॉलिबिलिटी अपने आप बढ़ेगा। इसे कॉपी कीजिए आप, जब तक मैं चाय लेता हूँ। अब ज़्यादातर मेनली ऐसे ठोस कौन से हैं जिनकी विलेयता, तो उसके एग्जाम्पल लिख देते हैं।
ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विलेयता ताप में वृद्धि से बढ़ती है। तो उनके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। NH4Cl, ग्लूकोज, नमक, शर्करा, शुगर है, एक्सेल, ये एग्जाम्पल हैं। और ज़्यादातर मुल्क जो भी जितने नौसागर वगैरह जो भी है, आपको मेनली ठोस ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। जैसे चीनी गर्म पानी में ज़्यादा घुलती है, क्यों? तो उसका कारण यही तो है। अब कुछ ये अधिकांश ठोसों के पदार्थों की विलेयता तो तापक्रम में वृद्धि से घटती है, लेकिन कुछ एक ठोस ऐसे भी। तो सेकंड पॉइंट में अब आप उनको लिखें, कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप में वृद्धि से घटती भी है। ताप में वृद्धि के साथ, तो वृद्धि आएगा, वृद्धि के साथ बढ़ती की जगह क्या होगी? घटती भी है। क्या आप जानते हो वो ठोस कौन से हैं? आप जानते हो वो ठोस कौन से हैं जो जिनकी विलेयता ताप में वृद्धि के साथ कम होती है? आपने देखा होगा CaCO3, जिसको देसी लैंग्वेज में अपन कहते हैं टंटा। CaCO3 चूने का पत्थर। आपने घुलते कड़ी भी बोलते हैं लोग उसको जब पानी में अपन घोलते हैं तो तुमने देखा होंगे ऊष्मा निकलती है। तो जस्ट इसके अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ कि इनकी में तो ठोस जब द्रव में घुला तो ऊष्मा लगी, लेकिन ऐसे ठोस पदार्थों में ऊष्मा निकलेगी। तो ये कैसा प्रक्रम बन गया? डेफिनेटली ऊष्माक्षेपी प्रक्रम बन गया। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम किधर चलेगा? पश्चिम दिशा, यानी विलयन से ठोस बाहर निकले। आपने देखा होगा जब टंटा हम घोलते हैं तो ठंडा पानी डालते हैं, गर्म पानी कभी नहीं डालते। तो ठंडा पानी डालते हैं तो कारण क्योंकि ऊष्मा निकलती है, तो कम ताप पर वो ज़्यादा घुलेगा, लेकिन अधिक ताप कर दिया आपने तो कम घुलेगा। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम, कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता तापक्रम में वृद्धि के साथ घटती है। अब घटती है तो एक्सप्लेनेशन क्या है? लासाकलियन नियम के अनुसार ठोस पर ऐसे ठोस, यानी ये लिखेंगे हम, ऐसे ठोस पदार्थों की विलेयता ऊष्मा शोषी नहीं छेपी प्रक्रम है। अतः तापक्रम में वृद्धि से निम्न साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा, जिससे ठोस द्रव में नहीं घुलेगा, यानी ये सामने किधर चलेगा? ऊष्मा इधर आ गई, ऊष्मा निकल रही है ना, तो ये इधर ज्यादा चलेगा। ऐसे एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ऐसे एग्जाम्पल्स हैं CaCO3, NaOH, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, डिटर्जेंट, ये एग्जाम्पल वो हैं जिनकी विलेयता ताप में वृद्धि से कम होती है, यानी घट जाती है। क्लोबर लवण एक ऐसा लवण भी है जिसका सूत्र Na2SO4
0.7H2O होता है, उसकी विलेयता ताप में वृद्धि से पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो नोट डाल के यहाँ लिखेंगे आप। 3 पॉइंट हो गए, ध्यान रखना 3 पॉइंट हो गए। अधिकांश ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। फर्स्ट पॉइंट, क्यों बढ़ती है उसका रीजन ला सकते से। कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता घटती है। और एक और है कौन सा, Na2SO4.7H2O की विलेयता तापक्रम में वृद्धि से पहले बढ़ती है फिर घटती है। ये होगा। तो आपको तीनों पॉइंट क्लियर रखने हैं कि भाई 3 पॉइंट कौन कौन से, फिर से समराइज कर दूं कि ज्यादातर ठोसों की विलेयता ताप में वृद्धि से बढ़ती है, कुछ ठोसों की विलेयता इनकी घटती है। एक्सप्लेनेशन ला सकते। और ये लवण ग्लोबल लवण बोलते हैं इसको, इसकी विलेयता पहले बढ़ती है फिर घटती है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। तापक्रम का प्रभाव हो गया। अब है प्रकृति। तो प्रकृति में एक ही लाइन लिखेंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक। हिंदी में क्या बोलते हैं, समान में घुलता है। इस पॉइंट को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि ध्रुवीय ठोस पदार्थ ध्रुवीय विलायक में ही विलेयशील होंगे। जैसे नमक पानी में तो घुल जाएगा, लेकिन नेफ्थलीन बेंजीन आदि में अविलेय रहेगा। इसी प्रकार से पेट्रोल एक अध्रुवीय कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, CH2, CCl4 आदि में विलेयशील होगा, लेकिन जल में अविलेयशील रहेगा। एक बार यहाँ से क्वेश्चन भी बना था कि नमक की विलेयता पेट्रोल की तुलना में जल में अधिक होती है, समझाइए क्यों। तो नमक एक ध्रुवीय ठोस है, जो कि ध्रुवीय विलायक जल में अत्यधिक विलेयशील होता है, लेकिन इसमें विलेयशील नहीं होता कार्बनिक विलायक में। या उस जगह पे आप ये लिख सकते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान में ही घुलता है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक और हम ले लेते हैं, तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है वो है दाब। ध्यान रहे, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, गैस की विलेयता, गैस जो होती है ना, अधिक दाब लगाकर घोली जाती है द्रव के अंदर। तुमने देखा ये कोल्ड ड्रिंक बनती है तो ढक्कन टाइट लगा दिया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में ढक्कन टाइट लगा दिया। ढक्कन टाइट लगाने का मतलब है दाब दे दिया। तो गैस पदार्थों की विलेयता दाब से बहुत अधिक प्रभावित होती है, और इसमें हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। हेनरी नियम इसको इफेक्ट करता है। तो दाब का एक बहुत अच्छा प्रभाव विलेयता पे पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे किसकी विलेयता पे पड़ता है, गैस की विलेयता पे पड़ता है। अब चूंकि हम लोग इतना पढ़ते हैं कि दाब का प्रभाव बहुत ज़्यादा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं और दिमाग में बनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है कि ठोस पदार्थों की विलेयता दाब से कैसे प्रभावित होती है। अरे ठोस पदार्थों की विलेयता दाब से प्रभावित होती नहीं, किसकी होती है, गैस की। ओनली और ओनली गैस की विलेयता ही दाब से प्रभावित होती है। ठोस की विलेयता,
तो हम इसको यहाँ इसमें लिख लेते हैं कि ठोस की विलेयता दाब से अप्रभावित रहती है। अब इसको लिखना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि कुछ लोग लिखने लग जाते हैं इसमें कि ऐसे होती है वैसे होती है, होती नहीं, इसलिए मैं लिखा। कोई पूछे क्यों नहीं होती, क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं, ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप दाब लगा के संपीड्य दबा नहीं सकते और ज़्यादा नहीं डिजोल्व कर सकते, जबकि गैस बहुत ज़्यादा संपीड्य होती है, इसलिए गैस की विलेयता पर तो दाब का प्रभाव बहुत अधिक लगता है, लेकिन ठोस असंपीड्य होने के कारण ठोस की विलेयता पर दाब का प्रभाव एप्लीकेबल नहीं है, सीधा ये लिखना है। तो ये हमने आज ठोस की विलेयता को स्टडी किया। अब हम कल गैस की विलेयता क्या होती है, गैस कैसे डिजॉल्व होती है, ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं।